हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। बात करेंगे, पेंशन मंत्रालय ने कल 11 अप्रैल 2025 को 2% जो आपका डीआर है उसको देने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। अब बहुत ही जल्द आपको 3 महीने का एरियर आपके खाते में आएगा और अप्रैल की पेंशन बढ़ी हुई आपको देखने को मिलेगी। तो कितनी आपकी अप्रैल की पेंशन होगी और कितना होगा आपका 3 महीने का एरियर, 9,000 से लेके 46,300 तक सारी जानकारी एक टेबल के माध्यम से आपको देने वाला हूं। बात करेंगे हम, सभी डिफेंस पेंशनर को मिलेगा 8वां वेतन आयोग। देखिए, काफी दिनों से चर्चाएं चल रही हैं और चर्चा के पीछे का जो मेन मोटिव था वो था फाइनेंस बिल 2025, जिसमें ये चीज जो वैलिडेशन रूल्स है पेंशन के उसमें आए गए और गजट में साफ साफ बताया गया कि देखिए, सरकार चाहे तो सरकार के हाथ में होगा, वो पुराने और नए पेंशनर्स में भेद कर सकती है, या पे कमीशन की डेट के आधार पर, या अगर हम बात करें उनकी जो भी डेट ऑफ रिटायरमेंट है उस आधार पर। लेकिन उसमें एक पॉइंट्स है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है कंसोलिडेटेड फंड पर लागू है। तो ऐसे कौन कौन से पेंशनर्स हैं, डिफेंस के हों, रेलवे के हों या और भी पेंशनर्स हों, वो जो कंसोलिडेटेड फंड से पेंशन लेते हैं वो कौन कौन से हैं जिन पर ये रूल लागू होगा। पूरी लिस्ट है वो आपको दिखाऊंगा। अगर आप इस लिस्ट में आते हैं तो आप पर ये रूल लागू होता है, अदरवाइज आप पर ये रूल लागू नहीं होता है। तो इसलिए मैंने लिखा है सभी डिफेंस पेंशनर्स को मिलेगा 8वां वेतन आयोग, और ये एक बहुत बड़ी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। करते हैं शुरुआत अपने आज के वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, 11 अप्रैल को पेंशन मंत्रालय द्वारा 2% जो डीआर है उसके आदेश 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिए। अब यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 3 है वो महत्वपूर्ण है। अगर आपका डीआर जो है पॉइंट में बढ़ रहा है, मान लीजिए कि 209 रुपये 30 पैसे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको 209 रुपये नहीं मिलेंगे, 210 रुपये मिलेंगे। यानी द पेमेंट ऑफ डी आर इन्वॉल्विंग ए फ्रैक्शन ऑफ रुपी शैल बी राउंडिंग ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपी। यानी आप चाहे 209.1 हो या 209.9 हो, 210 रुपये का ही आपका एरियर बनता है। ऐसे ही देखिए, जो मैंने टेबल तैयार की है उसमें मैंने इस चीज़ का विशेष ध्यान रखा है और इस टेबल में आपको हायर जो रुपी है उसकी तरफ एरियर दिखाया गया है। देखिए, सबसे पहले 9,000 से लेके 43,000 तक जो बेसिक पे है, बेसिक पेंशन है, वो आपके सामने है। 55% के हिसाब से 3 महीने का जो एरियर बनता है वो देखिए रेड कलर की में जो इंडिकेशन है, सेकेंड, 4, 6 और 8, इसके नीचे जो है ये आपका जो है एरियर है और वो भी पूरा 3 महीने का। आगे चलते हैं, ये पूरी टेबल मैंने तैयार की है रैंक वाइज, सिपाही, नायक, हवलदार और नीचे देखिए ऑनरी कैप्टन तक। सामने क्वालिफाइंग सर्विस है, OROP 3 की जो पेंशन है वो है। उसके बाद में देखिए 53% डीआर, 55% डीआर। आपकी जो इंक्रीज आईएनसी लिखा है ये है, देखिए आपकी पेंशन बढ़ोतरी, यानी कितना आपकी पेंशन में इजाफा हुआ है। तो ये देखिए, अगर 409 रुपये बैठ रहा था तो इसको हमने 410 रुपये किया, यानी हायर रुपये में जो है बैठ, क्योंकि 409 रुपये 26 पैसे बैठ रहा था, इसको हमने 410 रुपये कर दिया। एरियर 1230 रुपये बनता है और अप्रैल की जो पेंशन आएगी वो लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं। तो देखिए, ये देखिए मैं आपके सामने है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपका एरियर टेबल है। आगे चलते हैं, देखिए जो हम बात कर रहे थे फाइनेंस बिल की, उसमें पार्ट 4 में वैलिडेशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन लायबिलिटीज फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी जो भी भारत की संचित निधि है उससे पेंशन लेते हैं उनके लिए वैलिडेशन रूल है ये एप्लीकेबल। 149 और 150 ये पॉइंट्स कल हमने आपको डिस्कस किए थे। सरकार के पास पावर है कि देखिए, अगर पे कमीशन रिकमेंड करता है तो उनको देखिए डेट ऑफ रिटायरमेंट के आधार पर, या हम बात करें डेट ऑफ पे कमीशन रिकमेंडेशंस के आधार पर जब एक्सेप्ट की जाती है, उसके आधार पर पेंशन को विभेद करने का, पेंशनर को डिस्टिंग्विश करने का अधिकार होगा। और देखिए, इन्होंने बोला कि कोर्ट केस में भी अगर ऐसी चीज़ें हैं तो उसमें ये चीज़ रखी जाएगी कि भैया हमारे पास ये अधिकार था और ये अधिकार है। नॉट विद स्टैंडिंग एनी contrary content in any judgment
decree or order of any court, tribunal or authority and notwithstanding any content in the pension rules, it is hereby clarified that the central government has the authority and shall have deemed to have the authority टू क्लासीफाई द पेंशन, कि भैया उनके पास, सरकार के पास पेंशनर्स को क्लासीफाई करने का, डिस्टिंग्विश करने का पूरा अधिकार है, अगर उसको जो रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन अंडर दिस पार्ट। तो यहां पर देखिए ये चीजें निकल के सामने आई कि सरकार पे कमीशन में जो कैटेगरीज हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सकती है, प्री और पोस्ट के नाम पे डिस्टिंग्विश कर सकती है। अब यहां पर देखिए जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात थी, जिससे मैंने आपको बताया, ये जो रूल्स हैं ये कहां पर लागू हैं, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन लेते हैं। अब वो कौन कौन से हैं जो इस फंड से पेंशन लेते हैं, ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा रखी है। द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एमुलमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट and other expenditure related to his office, salaries and allowances of the chairman, deputy chairman of the council of states and the speaker and deputy speaker of the house of the people, debt charges for which the government of India is liable including interest, sinking fund charges, redemption charges and other expenditure related to the raising of loans and services and redemption of debt. D. Salaries, allowances and pension payable to or in respect of judges of Supreme Court, High Court, Federal Courts, the pension payable to or in respect of judges of High Courts with exercise jurisdiction in relation to any area included in the territory of India or which at any time before the commencement of this. The salary, allowances and pension payable to or in respect to the CAG, if any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitrary tribunal, यानी कोर्ट ने बोला कि भैया आप इतना पैसा जो है जमा करो क्योंकि आपने गलती की है एज ए कंपनसेशन, तो देखिए वो उस फंड से निकाला जा सकता है। एनी अदर एक्सपेंडिचर डिक्लेयर्ड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन और बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी सो चार्ज, अगर भाई कोई कानून बन जाता है कि भैया इस फंड से ये पैसा निकाल के वहां दिया, तो यानी ये सब जो हैं एक्सपेंडिचर हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लिए जाते हैं। इसमें कहीं भी डिफेंस पेंशनर्स, रेलवे पेंशनर्स या हम कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पेंशनर्स हैं उनका जिक्र नहीं है। तो यहां पर ये चीज बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनका जो पेंशन है या उनकी जो पेमेंट है डिफेंस सर्विस एस्टिमेट से ली जाती है। ए स्पेसिफिक बजट है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। दिस मीन्स दैट फंड्स फॉर डिफेंस पेंशन आर नॉट पार्ट ऑफ एनी जनरल गवर्नमेंट फंड बट आर स्पेसिफिकली डेजिग्नेटेड फॉर दिस पर्पज। द पीसीडीए विच इज पार्ट ऑफ द सीजीडीए अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मैनेज दिस पेंशंस। तो यहां पर बताया गया कि देखिए डिफेंस सर्विस एस्टेब्लिशमेंट फंड के तहत जो एमओडी के अंतर्गत आता है उससे सैलरी और पेंशन दी जाती है, और जो भी रेगुलर फंड्स हैं उनके अंतर्गत जो डिफेंस की सैलरी और पेंशन नहीं आती है। तो यहां पर देखिए ये चीज बिल्कुल साफ है कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उनसे हमारी सैलरी या पेंशन नहीं आती है, इसलिए जो अभी बात चल रही है ये रूल हम पर लागू नहीं होता है। लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियर है, जिन पर भी लागू हो रहा है सरकार उनमें डिस्टिंग्विश कर सकती है, ये पावर सरकार के पास है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास थी और हमारे पास है, अब हम इसको वैलिडेट कर रहे हैं। तो देखिए जो डिफेंस की बात थी, ये पे कमीशन 8वां आएगा नहीं आएगा, लागू होगा या नहीं लागू होगा, ये चीज देखिए मैंने कल भी बताया कि हो सकता है कि देखिए आपको डिफेंस का जो भी बजट है वो आपको लागू हो, लेकिन निकट भविष्य में आगे जाके देखिए कहीं ना कहीं ये चीजें जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पेंशन या सैलरी ले रहे हैं उन पर प्रभाव डाल सकता है। वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो जितने भी हमारे डिफेंस पेंशनर्स हैं, रेलवे पेंशनर्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर्स हैं, उन पर किसी भी तरह का प्रभाव जो है इसमें नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज यहां पर आपको ध्यान देने योग्य होगी कि मान लीजिए कि अगर पे कमीशन अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन इस टाइप का देता है और सरकार उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो देखिए वो डिफेंस, रेलवे या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर भी लागू होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन देखिए जितनी भी बातें चल रही हैं, क्योंकि जहां भी देखोगे आप सब जो है यही बात चल रही है, सीसीए पेंशन नियम संशोधन विधेयक को वापस लो। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं
जो लगातार मांग कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि पता होना चाहिए कि भैया इसमें आखिर है क्या, सरकार को पूरी क्लैरिटी के साथ करना चाहिए। और देखिए वित्त मंत्री जी श्री निर्मला सीतारमण जी ने भी बिल्कुल साफ किया था कि जो डिफेंस का बजट है उससे डिफेंस की पेंशन आती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं आती है। तो देखिए काफ़ी हद तक ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं कि डिफेंस पेंशनर्स या रेलवे पेंशनर्स या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय पेंशनर्स इसके दायरे में नहीं आते हैं और उन सभी को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलने जा रहा है। तो ये थी प्रमुख जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।